नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले देखते हैं खास खबरें। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा में सरकार ने 3 बिलों की वापसी टाली। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 10% बढ़ा। गरीबी उन्मूलन योजनाओं में जारी रहेगी केंद्रीय मदद। बीजेपी पीडीपी ने किया जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का ऐलान। मुफ्ती मोहम्मद सईद होंगे मुख्यमंत्री। निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री। गुरुवार को जारी होगा न्यूनतम साझा कार्यक्रम। दिल्ली के बजट में ली जाएगी आम लोगों की राय। बिजली पर श्वेत पत्र, उपराज्यपाल ने बताई सरकार की प्राथमिकताएं। और विश्व कप क्रिकेट में क्रिस गेल का दोहरा शतक, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए 215 रन, साझेदारी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। और अब पहली खबर। तो तमाम विरोध के बीच आज सरकार ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश कर दिया, जिसके बाद सदन में सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस समेत तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। चौतरफा हमले झेल रही बीजेपी ने इस बिल को किसानों का सुझाव जानने के लिए इस बिल में 8 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। Madam, I beg to move for leave to introduce the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement amendment bill 2015। 16वीं लोकसभा में शायद ये पहला मौका था जब पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आया। इस विरोध के बीच ही ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इससे नाराज विपक्षी दलों और यहां तक कि सरकार की सहयोगी पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने वॉकआउट किया। किसान विरोधी बिल है और आज बाहर भी एजिटेशन चल रहा है, हर जगह एजिटेशन चल रहा है। आप भी इसके फेवर में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अड़ी है कि उनको जो चाहते हैं वही करने के लिए। This is the most anti-farmer, anti-poor legislation possible। मैं एनडीए का एक हिस्सा हूँ, मेरी संगठन एनडीए का हिस्सा है, फिर भी मैं विरोध करता हूँ क्योंकि ये बिल लाने से, ये बिल मंजूर करने से किसानों को अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में कई बदलाव करते हुए अध्यादेश जारी किया था। इसमें 5 क्षेत्रों के भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की रजामंदी के लिए प्रावधान हटा दिए गए थे। इन 5 क्षेत्रों में औद्योगिक कॉरिडोर, पीपीपी परियोजनाएं, ग्रामीण ढांचा, सस्ता आवास और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि बिल पर चर्चा के दौरान वो विपक्ष के संशोधन और सुझावों पर विचार के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर बहुमत का अपमान करने का आरोप लगाया। इसमें कोई किसी का कोई आपत्ति आई तो बहस के दौरान चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, मगर आरोप करना, राजनीति करना ये देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। हमारा सरकार किसान के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर पीछे नहीं हटने का संदेश दिया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले से निपटने के लिए पार्टी की एक आंतरिक कमेटी का गठन भी किया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी सरकार को विपक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। दबाव में सरकार ने सभी दलों से चर्चा करके आम राय बनाने की बात कही है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में बीजेपी समेत सभी दलों की राय से बने भूमि अधिग्रहण कानून में सरकार ने संसद को भरोसे में लिए बिना बदलाव किए हैं। Today the law which was there passed by both the houses of parliament has been arbitrarily changed against the interest of the farmers, against the interest of the poor। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछली सरकारों की ओर से जारी अध्यादेशों का हवाला देते हुए अध्यादेश का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भूमि कानून में बदलाव से किसानों को फायदा होगा। हर एक जो अपवाद रखा है, उन पुराने 13 जो अपवाद यूपीए ने रखे थे उसके साथ, उससे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ होने वाला है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता वित्त मंत्री की दलील से सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे किसान विरोधी करार दिया।
ऐसा बदला कि अंग्रेजों का कानून के पीछे छूट गया। इनके पास मैसिव मेजॉरिटी हो गई है तो ये बुलडोज और कुचलना चाहते हैं देश को। भूमि अधिग्रहण विधेयक में तो जो किसानों के हित में जो शर्तें रखी गई थी, तो लेकिन दुख की बात यह है कि उन शर्तों को इस सरकार में तो उल्टा कर दिया गया। उस पर भी बात करके रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन आपने उसको बाईपास किया। विपक्ष की बात सुनने के बाद वित्त मंत्री ने सभी दलों से एक नए बिल पर विचार विमर्श करने का भरोसा दिलाया। Responding in the same spirit, I will convey his suggestion in a very positive manner to the minister concerned for appropriate action, where he suggested that the government must have discussions with all the concerned parties. I'll certainly convey. All right. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मांग रखी कि राजनीतिक दलों से चर्चा होने तक सरकार अध्यादेश पर आगे नहीं बढ़े, लेकिन सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उधर अन्ना हजारे ने भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस न लिए जाने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जंतर मंतर पर धरने के दूसरे दिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक और कार्यकर्ता वहां पहुंचे। ये सरकार अध्यादेश को वापस नहीं लेती है। हम आज जाकर, ये तो अब हर बार करते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, लोगों को जगाते हैं, सभा करते हैं। अभी जाने के बाद लोगों को जगाने के लिए पद यात्रा निकालनी है गांव-गांव में। इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा इस वक्त में यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्यूटी एडिटर हैं हिंदू बिजनेस लाइन के और कारोबारी खबरों को बहुत बारीक निगाह से कवर करते रहे हैं। शिशिर जी, ये बताइए सबसे पहले कि जिस तरह का अभी प्रावधान जो नजर आ रहे हैं इस ऑर्डिनेंस में, आपको क्या खुद ऐसा लगता है कि ये किसान विरोधी हैं? वाकई इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से प्रदर्शन न सिर्फ संसद के अंदर विरोध हो रहा है, संसद के बाहर भी हो रहा है? देखिए, जब भी कोई नई व्यवस्था बनती है या पुरानी व्यवस्था में फेरबदल की बात होती है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे हितों की अनदेखी की जा रही है। ज़मीन हमेशा से एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा रहा है और ख़ास तौर पे चूंकि ज़मीन जो है वो राज्य सरकारों की सूची में आता है, तो हमेशा से ये लगता रहा कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो इससे राज्य सरकार को अनदेखी कर रही है और वहाँ जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी अनदेखी कर रही है। मेरा अपना एक व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर आपको विकास चाहिए तो कुछ मुद्दों पर आपको समझौता करना पड़ता है। यहाँ पर समझौते की बात तब आती है कि जब हम किसानों को उनके ज़मीन की कीमत नहीं दे रहे होते या किसानों से हम बातचीत नहीं कर रहे होते। हमने माफ़ कीजिएगा कि जो सरकार ने जो प्रावधान रखे इस बिल में और या फिर इस कानून में जो फेरबदल के लिए अध्यादेश लेकर के आए, उसमें दो पक्ष साफ तौर पे कहा गया। एक था जिसको हमने कहा कि किसानों के हित में और एक था जो कि उद्योग के हित में है। किसानों के हित की बात क्या कही गई? 13 ऐसे कानून थे जिनको जमीन अधिग्रहण के कानून से अलग रखा गया था। इसमें वो कौन कौन से कानून थे? जो मेट्रो के लिए है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। वहां पर जो जमीनें ली जाती थी उसके लिए किसानों को मुआवजा देने का अलग तरीका होता था। अब ये साफ हो गया है कि वहां भी किसानों को 4 गुना और 2 गुना के तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दलील फिलहाल सरकार दे रही है, जो अरुण जेटली कह रहे थे, आप उससे सहमत हैं कि किसानों को बेहतर फायदा होगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल किसानों को फायदा होगा। और एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ पर एक मुद्दा ये भी आया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के जो 70% किसानों की सहमति नहीं लेने की बात है, सोशल असेसमेंट मैं आपसे पूछना चाहती थी कि 2-3 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर किसान अगर ना भी कहे तब भी हाँ माना जाएगा और जमीन जो है जबरदस्ती एक्वायर कर लेते हैं। ये एक आरोप है और खासतौर पे जो 5 सेक्टर्स जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे और उनको जो अलग पहले थे वो अब इस कानून के दायरे में लाए गए हैं। उसमें से एक मुद्दा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है। देखिए, एक जगह पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है और एक खास उसमें एक ब्लॉक ऐसा है जहां का किसान कहता है कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे,
आप सोचिए कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अफेक्ट हो जाएगा, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप नहीं हो सकता है। यदि वहां के किसान को 4 गुना और 2 गुना का फॉर्मूले के हिसाब से मुआवजा दे, यदि किसान के परिवार को नौकरी देने की बात हो, यदि इसके अलावा दूसरे तरह की मुआवजा देने लेकिन की वो बात अपनी हो, जमीन बेचता है या नहीं बेचता, ये हक उसके पास इसके नहीं है। बाद मैं वही उसी साइड पे आ रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि अब राज्य सरकारों के ऊपर ये तय होगा कि वो सोशल असेसमेंट और किसानों की सहमति लेने का जो मुद्दा है वो तय करें, यानी कि एक इनेबलिंग प्रोविजन होगा, ये नहीं कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है। तो जहां कहीं भी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस खास क्षेत्र में किसानों के साथ सही नहीं हो रहा है, तो वो ग्राम पंचायत को इजाजत दे सकती है कि आप इस मामले में बहस करें और देखें कि क्या जमीन जो लेने की बात की जा रही है वो सही है या नहीं है, तर्कसंगत है या नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर, आपने देखा है बड़ी पंचायत वहां लग गई है, अब अन्ना हजारे कह रहे हैं कि वो आखिरी दम तक जो है वो इसके लिए लड़ेंगे, तो क्या ये सिर्फ राजनीति है? क्या अन्ना हजारे के लिए भी आप ये कहेंगे कि वो भी किसी तरह की राजनीति में इन्वॉल्व है, अगर ये इतना फेयर, इतना फाइन, इतना सब कुछ ठीक है? तो मैंने कहा ना कि कोई भी व्यवस्था हर किसी को पसंद आ जाए ऐसा संभव नहीं है। अन्ना बहुत बड़े व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व उनका बहुत बड़ा है, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनको जो ब्रीफिंग दी गई है, उनको जो जानकारी दी गई है, वो शायद थोड़ी सी उसमें कमी, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया है। मैंने कहा ना कि कानून में और वो किसान जो यहाँ पर आए हैं बड़ी तादाद में, दिल्ली लड़ाई लेकर अपनी आ गए, एक भ्रम सी बन गई है कि हमारे सब कुछ हमारे खिलाफ है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमसे सब कुछ छीना जा रहा है। मेरा यही कहना है कि अगर आप विकास चाहते हैं तो कुछ मामलों में आपको कहीं ना लेकिन कहीं किस तरह के कंप्रोमाइज की आप बात करें? हो सकता है इंडस्ट्री के लिए छोटा कंप्रोमाइज हो, किसी के लिए रोजी रोटी हो, उसकी जिंदगी हो, किसान के लिए तो जमीन उसकी जिंदगी। किसानों की जोत का आकार क्या रह गया है? अगर किसानों के लिए जोत का आकार फायदेमंद है तो ठीक है, बिल्कुल करें। आज अगर जोत से उस किसान को उतना भी नहीं मिल पाता है, देखिए हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हमें मालूम है कि हमारे गांव में जहां पहले एक किसान के पास मान लीजिए कि एक बड़ी जमीन होती थी, उसका 1/5वां हिस्सा बंटवारा होते होते 1/5वां हिस्सा रह गया। उस 1/5वें हिस्से में वो इतनी उपज नहीं कर पाता है जिससे कि वो अपने और अपने परिवार का आप कह रहे हैं कि खेती बाड़ी उतनी व्यवहारिक नहीं है, अब अगर कम जमीन है आपके पास तो अगर जोत का आकार छोटा हो गया हो, जहां पर हम लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में और विकास की जरूरत को देखते हुए, देखिए हर जगह पे उपजाऊ जमीन नहीं ली जा रही है ना, और हर जगह केवल बंजर जमीन पे ही उद्योग बने, ये भी संभव नहीं है। लेकिन शिशु ये बताइए कि इसमें जो 2 खास बातें हैं, ये 2 सरकारों की अगर हम बात लें, पिछली सरकार जो गई, हम जानते हैं लैंड एक्विजिशन, उसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा था, इंडस्ट्री ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि आगे ही नहीं बढ़ रही है सरकार, इनएफिशिएंट है, पॉलिसी पैरालिसिस है, और इस सरकार ने कहीं ना कहीं एक विल पावर दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। दोनों में कुछ ऐसे खास प्रोविजंस जिसमें फर्क हो दोनों सरकारों में? सबसे बड़ा जो प्रावधान जो था वो सोशल असेसमेंट और 70% किसानों की सहमति लेने का, कुछ क्षेत्रों को, अब उसमें किन क्षेत्रों को अलग रखा गया? गरीबों के लिए घर, किस इंडस्ट्री का फायदा होगा? अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, किस इंडस्ट्री का फायदा होगा? अगर डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, किस इंडस्ट्री का फायदा होगा? प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि वो एडजस्ट करने को तैयार हैं, लोग अपनी राय लेकर? इसलिए क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर चीज पे कोशिश करते हैं कि एक सहमति बने। देखिए सर्वसम्मति नहीं बन सकती, आम सहमति बन सकती है। तो आम सहमति बनाने के लिए कुछ एक प्रावधान आपको लाने होंगे। तो ये जब बिल के ऊपर बहस होगी लोकसभा में, और इसके बाद जब सरकार की ओर से रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा, तो आप देखेंगे कुछ ऑफिशियल अमेंडमेंट मूव किए जाएंगे, जिससे कि ये जो विरोधी पक्ष है इनको कहीं ना कहीं संतुष्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शिशु सिन्हा, तमाम जानकारी के लिए आपका, आप आए यहाँ समय दिया। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। far-reaching reform program. मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। India's attempt to lift output and create jobs. It could be India's most ambitious project yet. So can the government walk the talk? Watch India's manufacturing conundrum. Only on Rajya Sabha television.
विपक्ष के दबाव के बीच राज्यसभा में सरकार को 3 अहम बिलों को वापस लेने पर कदम पीछे खींचने पड़े। इन तीनों बिलों पर सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। इनमें बीमा संशोधन बिल, कोयला खदान विशेष प्रावधान विधेयक और मोटर वाहन संशोधन बिल शामिल हैं। कांग्रेस, टीएमसी, वाम दल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार के इरादे पर सवाल उठाते हुए बहस की मांग कर रही है। जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दलील ये दी कि इन अध्यादेशों के लिए बिल लाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें वापस लेना जरूरी है। एकजुट विपक्ष उनकी दलील से सहमत नहीं हुआ। As far as these bills are concerned, on one of them the select committee has been constituted. It has given a report. The report is now the property of the House. Now, while we are in the process of legislating, the meaning of such withdrawal, I think, is against the propriety of the House and the proceedings we have followed so far. If the honorable members, because of the reality of the legislative numbers, want an infructuous speech of legislation to occupy the calendar and space of this House, I have no difficulty. Let it be occupied. Once that new bill becomes a law, the infructuous bill, which today you say is the property of the House, can be gifted to each one of you. जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनने का आज औपचारिक ऐलान हो गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात का इंतजार है। बीजेपी और पीडीपी के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सहमति बन गई है। मंगलवार की शाम महबूबा मुफ्ती अमित शाह से दिल्ली में उनके घर पर मिली। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने सरकार गठन की रजामंदी का ऐलान कर दिया। काफी चर्चा के बाद, काफी बैठकों के दौर के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करीब सहमति हुई है और कुछ ही दिन में जम्मू कश्मीर को पीडीपी बीजेपी अलायंस की पॉपुलर गवर्नमेंट मिलेगी। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और पूरे मुल्क को इसमें एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है पूरे मुल्क के कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो दूरियां हैं आपस में उसको मिटा के एक अच्छी, एक साफ सुथरी, करप्शन से साफ डेवलपमेंट के और पूरा जिससे पूरे इस स्टेट में, पूरे मुल्क में, पूरे खित्ते में शांति हो, ऐसी सरकार बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। उधर राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बेमेल गठजोड़ बताया है। किस तरह से गवर्नमेंट बनी है, क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं दोनों साइडों को, वो तो उनके वोटर डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ जो अहम मुद्दे हैं उन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो किया ही होगा, उसके बगैर तो गवर्नमेंट बनती नहीं। बीजेपी और पीडीपी ने कहा है कि जल्द ही सरकार का गठन होगा। खबरों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 साल के लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा समेत कई मुद्दों पर दोनों दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें की गई हैं। दिसंबर में आए चुनाव नतीजों में किसी दल को अपने बूते बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार आम बजट बनाने में आम लोगों को भी शामिल करेगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बार का बजट नेता या अफसर नहीं बल्कि जनता बनाएगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताएं भी बताईं, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन केजरीवाल सरकार ने एक और लोक लुभावन घोषणा कर दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि हम जनता से जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयोग 5 से 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। प्रदेश सरकार बिजली पर एक श्वेत पत्र भी लाएगी। का जो बजट के तैयार होने की प्रक्रिया है, उसको सरकारी दफ्तरों से निकाल के मोहल्लों तक ले जाएंगे, अलग अलग कॉलोनीज तक ले जाएंगे और पहले साल के बजट में प्रयोग के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 से 10 विधानसभाओं में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में बजट बनेगा। इससे पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा में अभिभाषण के दौरान सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। उपराज्यपाल ने अभिभाषण में जन लोकपाल विधेयक, महिला सुरक्षा, रोजगार बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ कर प्रणाली सरल बनाने समेत कई मुद्दों का जिक्र किया।
अभिभाषण में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी दोहराई गई। हमारा भरपूर प्रयास होगा कि भ्रष्टाचार के मामलों की समयबद्ध जांच करवाने के लिए दिल्ली में जन लोकपाल की स्थापना की जाए। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है। अभी तक न वाईफाई की बात की इस पूरे चर्चा में, न ही बिजली और पानी की कोई बात की गई, और इस पूरी चर्चा अभिभाषण में कहीं भी संकल्प लेती हुई सरकार नजर नहीं आई। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रयोगों के जरिए व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहती है। इसकी पहली झलक बजट में दिखेगी। आर्थिक बोझ को कम करने का वादा कर चुकी आम आदमी पार्टी की सरकार अब खुद आर्थिक बोझ के नीचे दबी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में रायशुमारी का हथकंडा अपना सरकार जनता और अपने ऊपर से इस आर्थिक बोझ को कम करने की एक कोशिश में जुट गई है। कैमरा पर्सन MS सुरेश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में 2015-16 का बजट पेश किया। ये बजट करीब 3,02,687 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.2% ज्यादा है। बजट में करीब 9,389 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही बिजली, सड़क और सिंचाई जैसी सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की है। किसानों के सामने संकट न आए, किसानों की आर्थिक स्थिति न खराब हो, तो सरकार अपने बजट से पिछली बार भी पैसा दिया था भुगतान के लिए, और इस बार भी अलग से इंतजाम बजट में किया है जिससे कि भुगतान किसानों का हो सके। केंद्रीय करों में अब राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़कर 42% हो जाएगा, जिससे कारोबारी साल 2015-16 में राज्यों को 1,78,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। केंद्र सरकार ने आज 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट मंजूर किए जाने का भी ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में मंगलवार को 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय करों में अब राज्यों की हिस्सेदारी 32% से 42% कर दी गई है। पंचायतों और नगर निकायों को भी अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा राजस्व घाटे वाले 11 राज्यों को भी अतिरिक्त मदद मिलेगी। Over and above 42% and the municipality panchayat grant, an additional amount has been allocated to these states as far as the revenue deficits states are concerned. वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य अब जरूरत के मुताबिक योजनाएं बना सकेंगे। वहीं गरीबी उन्मूलन योजना में भी केंद्रीय मदद पहले की तरह जारी रहेगी। As far as these schemes are concerned, we are trying to make sure that whichever are the flagship anti-poverty programs should all continue. There are only very few which get transferred to the states. 14वें वित्त आयोग की अगुवाई RBI के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी ने की, जिसकी सिफारिशें इस साल 1 अप्रैल से 2020 तक लागू होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में अब हर दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंक बंद रहेंगे। दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी की बैंक कर्मचारियों की मांग प्रबंधन ने मान ली है। बैंक कर्मचारियों का वेतन भी 15% बढ़ जाएगा। ये बढ़ोतरी नवंबर 2012 से लागू होगी। इससे बैंकों पर सालाना 4,725 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कल मुंबई में कर्मचारी यूनियन और बैंक प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद इन मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद बैंक यूनियनों ने बुधवार से होने वाली हड़ताल टाल दी है। देश में 27 सरकारी बैंक हैं और इनमें 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं। पूरे देश में इन बैंकों की करीब 50,000 शाखाएं हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ व्यापम घोटाले के मामले में FIR दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत यह FIR दर्ज की गई है। व्यापम मामले की जांच कर रही SIT ने कोर्ट की इजाजत के बाद ये कार्रवाई की। दरअसल राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे का नाम इस घोटाले में सामने आया था। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से की गई भर्ती में अनुचित तरीके से भर्ती करने के आरोप लगे थे और इस घोटाले में सरकारी पदों पर बैठे लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे टेरी के अध्यक्ष पचौरी जो हैं, उनको फिलहाल अदालत ने एक तरह से राहत दे दी है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को कम से कम रोक दिया गया है, लेकिन उनको अपने पद से जरूर इस्तीफा देना पड़ा है।
महिला संगठनों ने कुछ दिन पहले भी महिला कार्यकर्ताओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो प्रक्रिया है उसे कायदे से चलने के लिए उन्हें टेरी में भी अपने स्थान से और आईपीसीसी में भी जो पोजीशन है उससे इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ, टेरी के महानिदेशक थे पचौरी साहब, उनके पर यौन शोषण का एक महिला का आरोप लगा हुआ है। और फिलहाल अब खबर आगामी बजट को लेकर। आम बजट में वित्त मंत्री का जोर रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर हो सकता है। इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हुनर की कामगारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी बजट से जुड़ी हमारी विशेष कड़ी में आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी खबर। A national multi-skill program called Skill India is proposed to be launched. It would skill the youth for an emphasis of employability and entrepreneurial skills. पिछले बजट की तरह इस बार भी बजट भाषण में कामगारों को हुनरमंद बनाने की योजना पर सबकी नजर होगी। निजी कंपनियों की मदद से अगले 2 साल में करीब 2000 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इन पर हर साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। We also need to very quickly create jobs to absorb the trained people. That's where I think the Make in India becomes so relevant. So if Make in India has to work, Skill India has to work. If Skill India has to work, Make in India has to work. पिछले बजट में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुनरमंद कामगारों की हिस्सेदारी महज 2% है, जबकि दूसरे बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी 3/4 तक है। जानकारों का मानना है कि देश के कई क्षेत्रों में हुनरमंद कामगारों की जरूरत है। In 2008, where we had a skilling capacity of 3.1 million, this year the skilling capacity could go up to 1.05 crores. The other thing that you will see is that there's a very close interlinkages and a whole ecosystem is being created to provide industry-led standards through the sector skill councils. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में साल 2020 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अंशु जे सिंह, राज्यसभा टीवी। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 147 गेंदों पर 215 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। बड़ा शॉट और बड़ा ही रहेगा। 6 रन मिले। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। Thank you.